नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 आरबीएससी की जो सोशल स्टडी है उसके कक्षा 10 के पहले चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। दोस्तों, हमारा जो भारत है ये प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक जो इसका कार्यकाल रहा है वो स्वर्णिम भारत के रूप में जाना जाता है। 1206 के बाद में मध्यकालीन भारत शुरू होता है जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं और काफ़ी समय तक भारत में राज करते हैं। वो मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसमें स्वर्णिम भारत के बारे में। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है तथा भारत विश्व का गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत क्या कहलाता था? भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो भारत के लोगों में विद्यमान थी। भारत सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना करने वाला देश था। यही हमारा आदर्श था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी कंसेप्ट के साथ में हम लोग आगे चलते थे और हमारा जो प्राचीन भारत है दोस्तों वो बहुत ही स्वर्णिम माना जाता था। आगे की अगर मैं बात करूं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। मतलब इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि वहां पर है ना कोई एक शक्ति नहीं थी। अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग राज्यों, अलग अलग रियासतों के हिसाब से भारत क्या हुआ था? बटा हुआ था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। जैसे मैंने बताया आपको कि भारत के टुकड़े हुए थे, अलग अलग राज्यों में भारत को बांटा गया था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा क्या थे? शक्तिशाली भी थे। अगर हम बात करें महाजनपद काल की तो ये जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको मिला करके बड़ा जनपद कहलाता है और वो जब और मिल जाते हैं तो वो महाजनपद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो जनपद काल है वो 600 से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पर ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है कि ईसा पूर्व, आप देखिएगा जब कभी भी आप इतिहास पढ़ेंगे आपको दो शब्द पढ़ने को मिलेंगे, एक ईसवी और एक ईसा पूर्व। ईसवी का तात्पर्य होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी कहलाता है और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय जो है उसे ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें क्या नाम दिया गया? जिन्हें नाम दिया गया महाजनपद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई है। जो स्वतंत्र राज्य थे, बड़े बड़े राज्य, उनको महाजनपद यहां पर कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो क्या है? वो है बौद्ध ग्रंथ का नाम, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अगुतर निकाय। अगुतर निकाय, अगुतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ था। उसके अनुसार उस समय में 16 महाजनपद थे। जी हां दोस्तों, अगुतर निकाय के अनुसार भारत में जनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या थी 16। तो पहली बात हमको क्या ध्यान रखनी है कि जनपदों की संख्या हमें जो पढ़नी है उनकी संख्या कितनी है? 16। उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो 16 जनपद हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये जो 16 के 16 जनपद हैं, आज हम सबसे पहली बात तो इनको याद करने वाले हैं। देखिए, आपको नाम यहाँ पर महाजनपद और उनकी राजधानियाँ दिख रही है। सबसे पहले हम लोग जनपद कौन कौन से थे 16 उनके नाम याद करते हैं, फिर हम लोग राजधानी पर आएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है अंग, अश्मक और अवंती, है ना। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? उसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा है मगध, मल, मत्स्य। तो आपको क्या ध्यान रखना है? मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, ए एम एम एम, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक आम, ये एक और आम और ये एक और आम, यानी कुल मिलाकर के कितने आम? 3 आम। तो पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखना है? ए एम ए। तो पहली बात तो 3 आम आपको याद हो गए, ए एम ए एम। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब उसके बाद में आगे आपको क्या नजर आ रहा है? आगे आपको नजर आ रहा है काशी, कुरु, कौशल, कंबोज। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, ये मैंने लिखा के, ये मैंने लिखा के, ये मैंने लिखा के और उसके बाद में मैंने एक और बार लिख दिया के। ठीक है। उसके बाद में वज्जी और वत्स, तो आपने कर दिया ये वी और ये वी। तो आपको कैसे याद करना है? 2 बार केवी केवी, 2 बार केवी केवी और उसके बाद में यहां पर के और लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, वी की जगह क्या हो गया है? के। तो मैंने क्या क्या बताया? आम आम आम, 3 बार आम, उसके बाद में केवी
केवी, और फिर केवी की जगह थोड़ा सा ध्यान रखना है के। ये बात भी आपको समझ में आ गई। एक और सेगमेंट देखते हैं इसका। तीसरा जो सेगमेंट है उसको हम कैसे याद करेंगे, हम इसको ऐसे याद करेंगे, ये लिखा है मैंने पीसी। तो पीसी से आप याद करेंगे, पीसी ज्वेलर्स आपने नाम सुना होगा, पीसी ज्वेलर। तो पीसी जो है ना वो सक्सेस की देता है गारंटी, सक्सेस की क्या देता है, गारंटी। तो दोस्तों वापस देख लीजिए एक बार, आम आम आम, 3 आम, उसके बाद में केवी केवी, और फिर के, और फिर मैंने क्या बताया, पीसी ज्वेलर आपको किस बात की गारंटी देता है, पीसी ज्वेलर आपको सक्सेस की गारंटी देता है, SG। अब ये 16 अक्षर हमने यहां पर लिख दिए हैं। अब 16 अल्फाबेट हमने लिखे हैं, इनसे हम राजधानियों सॉरी इन महाजनपदों के नाम याद करेंगे। महाजनपद कौन कौन से, तो सबसे पहले इस ए से क्या नाम ध्यान रखना है, इस ए से आपको नाम ध्यान रखना है अंग, ठीक है। अंग के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अश्मक या अशक भी बोलते हैं इसको, अश्मक। उसके बाद में एक है अवंती। तो ये 3 नाम तो आपको याद हो गए। उसके बाद में अब आते हैं म वाले नाम। तो म वाले कौन कौन से हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक म से है मगध, एक है मल्ल, और एक क्या है दोस्तों, एक है मत्स्य। ये भी आपको याद हो गया। उसके बाद में के वाले नाम की बात करते हैं। तो पहले क्या क्या नाम है, एक का नाम है काशी, एक का नाम है कुरु, एक का नाम है कौशल, और एक का नाम है कंबोज। ये भी आपको याद हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं वी वाले। तो वी वाले 2 हैं, कौन कौन से हैं, एक है वत्स और एक क्या है, वज्जी। और उसके बाद में पी से मैंने एक नाम बताया था, पी से शुरू होता है, तो पी से नाम ध्यान रखिएगा पांचाल। फिर सी से क्या था, चेदी। एस से क्या ध्यान रखना है, शूरसेन, शूरसेन। और जी से क्या ध्यान रखना है, गांधार। गांधारी का नाम सुना होगा आपने महाभारत में, गांधार, है ना, उनसे याद कर लीजिएगा, गांधार। तो मैंने आपको जो नाम बताए हैं इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी वो 16 जनपदों के नाम ही याद रखने हैं दोस्तों। तो मैंने क्या बताया, ए एम याम आपने याद कर लिया। उसके बाद में केवी, फिर के, और उसके बाद में पीसी और SG। ए से आपने क्या क्या नाम याद करें, ए से आपने नाम याद करे हैं अंग, अश्मक और अवंती। उसके बाद में म से क्या क्या याद करें आपने नाम, मगध, मल और मत्स्य। उसके बाद में आपने क्या क्या नाम याद करें दोस्तों, के से काशी, कुरु, कौशल और कंबोज। उसके बाद में वी 2 हैं, वत्स और वज्जी। उसके बाद में पांचाल, चेदी, शूरसेन और गांधार। ये दोस्तों आपने याद कर लिए हैं। ये याद करने के बाद हम बात कर रहे हैं अब राजधानियों की। तो इनकी राजधानी कौन कौन सी है दोस्तों, तो इनकी राजधानी की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा, जो इनकी राजधानी है उसमें सबसे पहले अंग की राजधानी क्या है, चंपा। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, अंग की राजधानी चंपा। आप यहाँ से याद रखेंगे कि चंपा नाम का एक फूल होता है, चंपा चमेली बोलते हैं अपन। तो चंपा का अंग यानी चंपा जो फूल है ना उसका अंग बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है। तो अंग किसका अच्छा होता है, सुंदर होता है, चंपा का। तो पहली बात हमको याद हो गई। दूसरी बात कर रहा हूं अश्मक की। तो अश्व से आप याद करो, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़े पर हमने रखी है क्या, पोटली। तो पोटली से आप याद रखेंगे पाटोली या पौतन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अवंती, अवंती से आप याद करेंगे अवनति नहीं होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, अवंती नहीं होनी चाहिए, उज्जैनी, इसको उज्जैन भी बोलते हैं। और क्या है, माहिष्मती। तो उज्जैन की और माहिष्मती की, उज्जैन की और माहिष्मती की अवनति नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। वापस बता रहा हूं, तीनों चीजें ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि अंग अच्छा होता है किसका, चंपा का। उसके बाद में हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि अश्व जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, पोटली। और उसके बाद में तीसरी बात मैंने क्या बताई कि अवनति नहीं होनी चाहिए, है ना, बल्कि उन्नति होनी चाहिए, किसकी, उज्जैन और माहिष्मती की। ये आपको याद हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं म वाले। तो मगध, मगध की क्या है, राजगृह है, जिसको ग्रीवराज भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजा जो है ना वो कहाँ बैठता है, मगध में। मगध एक बहुत बड़ा नाम था दोस्तों उस समय में, है ना। तो मगध में कौन बैठता था, राजा बैठता था। राजा का घर कहाँ था, मगध में। ये बात भी आपको याद होगी। उसके बाद में मल्ल, है ना, मल्ल, मलखंभ नाम सुना होगा। मलखंभ में हर कोई कुशल नहीं होता, मलखंभ में हर कोई कुशल नहीं होता, ध्यान याद रखिएगा, कुशावती। उसके बाद में मत्स्य, मत्स्य किसको बोलते हैं, मछली को भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मछली क्या है, बहुत बड़ी है, मछली क्या है, बहुत बड़ी। तो मत्स्य से क्या याद रह जाएगा, मत्स्य की राजधानी क्या है, विराट नगर। मैंने क्या बताया, सबसे पहले मगध, मगध में कौन रहता है, राजा का घर है, राजा रहता है, राजगृह। मल, मैंने कहा था मल हर कोई नहीं कर सकता, कुशीनगर या कुशावती। उसके बाद में मत्स्य, मत्स्य क्या है, बहुत बड़ी है, विराट नगर। ये भी आपको याद हो गया। उसके बाद में बात कर रहे हैं किसकी, काशी की। तो काशी जो है, काशी का एक और नाम क्या है, वाराणसी। ये आपको पता ही होगा, काशी, काश मैं वाराणसी जा पाता, काश मैं वाराणसी जा पाता, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद हो गया।
कुरु, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र नाम सुना होगा आपने। कुरुक्षेत्र में, है ना, युद्ध हुआ था महाभारत का, ठीक है। तो उसमें याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में, याद करने के लिए बता रहा हूं केवल, कुरुक्षेत्र के युद्ध में वर्षा करी थी किसने? इंद्र ने। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वर्षा किसने करी थी? इंद्र ने। तो इंद्रप्रस्थ याद रखिएगा। कौशल, कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या। कौशल नरेश बोला जाता है किसको? अयोध्या को, सॉरी श्री राम को। तो अब, और श्री राम कहाँ के रहने वाले थे? श्री राम रहने वाले थे अयोध्या के, ठीक है। तो अयोध्या, वैसे इसकी उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और श्रावस्ती भी है। कंबोज, कंबोज यानी कम अगर कर दोगे आप बोझ, कब करोगे? जब उसको हटा दोगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि राजा का बोझ क्या करना है? हमको कम करना है, इसलिए इसकी राजधानी एक राजपुर और एक हाटक। तो कम बोझ करना है किसका? राजा का, हटा करके। तो कंबोज, राजपुर और हाटक। वज्जी, वज्र, वज्र से आप याद रख लेना विदेह। वज्र जो है ना वो घायल कर सकता है किसको? देह को। देह से याद रखना विदेह। मिथिला भी इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद में वत्स, वत्स यानी कौशाम्बी। ध्यान रखिएगा कि कौशाम्बी से आप याद रखिएगा मौसम्बी। तो मौसम्बी है ना, वत्स को, यानी कि वत्स बोला जाता ना, वत्स, तथास्तु, इस तरीके के शब्द आपने सुने होंगे। तो वत्स को क्या पसंद है? मौसम्बी। मौसम्बी से याद रखेंगे कौशाम्बी। उसके बाद में पांचाल, पांचाल से आपने नाम सुनी रखा होगा। पांचाल किसको कहा जाता है? पांचाली को। जी हाँ, द्रौपदी को पांचाली। तो ध्यान रखिएगा कि पांचाली जो है ना, उसके ऊपर कपिल की क्या थी? छाया थी। ऐसे याद कर लीजिएगा, कपिल की क्या थी? छाया। छाया इसका मतलब अहिछत्रपुर और इधर कापिल्य। उसके बाद में चेदी, चेदी क्या है? शक्तिमती। चेदी क्या है? शक्तिमती। तो याद रखिएगा चेदी जो है शक्तिमती, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद में शूरसेन, शूरवीर जो है ना वो कहाँ के लोग होते हैं? मथुरा के, ठीक है। शूरवीर लोग जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं? मथुरा के। श्री कृष्ण भी शूरवीर थे और उनका संबंध कहाँ से था? मथुरा। मथुरा में जन्म हुआ था श्री कृष्ण का। और गांधार, तो ध्यान रखिएगा कि गांधारी जो है ना वो कहाँ पढ़ने जाती थी? तक्षशिला में। गांधारी कहाँ पढ़ने जाती थी? तक्षशिला में। दोस्तों, तो ये आपको जनपदों के नाम याद हुए और ये उनकी राजधानी भी याद हुई होगी, है ना। एक बार इसे फिर बाद में रिवाइज कर लेंगे। राजस्थान के प्रमुख जनपद की अगर मैं बात करूं तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का क्या हुआ? सूत्रपात। दोस्तों, क्या हुआ कि यूनानी आक्रमण और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से जो आक्रमण हुए, उसके बाद में राजस्थान के अंदर भी जनपद जो है ना वो शुरू हुए। वो जनपद कौन कौन से थे उन पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला जो जनपद है ना दोस्तों, उसका नाम क्या है? जांगल। क्या नाम है? जांगल। आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है दोस्तों, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। ध्यान रखिएगा कौन कौन से? तो एक तो है बीकानेर और एक जोधपुर। तो बीकानेर और जोधपुर वाला जो क्षेत्र है वो जांगल देश के नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी है। ये अगर आपको याद रह जाता तो भी अच्छी बात है, नहीं भी हो तो कोई खास बात नहीं। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, जिससे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में हमारा नागौर है राजस्थान में, वो पहले अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण क्या कहलाए? जांगलधर कहलाते थे। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह भी जय जांगलधर बादशाह उस पर लिखा हुआ होता था। तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के इतनी सी बात है कि भारत का जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, बीकानेर वाला क्षेत्र, और बीकानेर के साथ साथ में जो जोधपुर वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? जांगल कहलाता था। और जांगल जो प्रदेश है उसकी राजधानी वर्तमान नागौर, जिसका नाम क्या बताया? अहिछत्रपुर, इसकी राजधानी थी। और दूसरी बात यह है कि वो वहां के राजा थे, इसलिए वो क्या कहलाते थे? जांगलधर कहलाते थे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि उनके राज्य चिन्ह पर क्या लिखा रहता था? जय जांगलधर बादशाह, क्योंकि वो जांगल क्षेत्र के क्या थे? बादशाह थे। ये बात भी हमको समझ में आती है। आगे चलते हैं। दूसरा जो एक और जनपद था, मत्स्य जनपद। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। दोस्तों देखिए क्या है कि जो चंबल का जो क्षेत्र है वहां से लेकर जो सरस्वती नदी तक का जो क्षेत्र है, वहां का जो एरिया है वो मत्स्य के नाम से जाना जाता था। अब क्या है, वर्तमान में जो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है, वर्तमान में जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है
है ना, वो भी इसी के अंदर आया करते थे। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा विराट नगर। अभी मैंने आपको बताया भी था कि मत्स्य जो है बहुत क्या थी, विराट थी, तो इसकी राजधानी क्या हो गई, विराट नगर। ये बात भी आपको समझ में आई। इसे वर्तमान में बैरट भी कह दिया जाता है। क्या होता है कि धीरे धीरे शब्दों में है ना परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। वो कुछ तत्सम शब्द होते हैं, वो टकराते टकराते क्या कहला जाते हैं, तद्भव कहला जाते हैं, उनमें उनके रूप में जो है परिवर्तन आने लग जाता है। तो वहीं से ये विराट नगर जो है ना, विराट से क्या नाम हो गया उसका, बैराट हो गया। तो वर्तमान में इसे बैराट के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं थी। महाभारत में कहा गया है कि शाहज नाम एक राजा ने चैदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था, और मत्स्य प्रारंभ में चैदी राज्य का और कालांतर में विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। बाद में क्या हुआ कि मत्स्य पहले है ना चैदी के अंडर में आया करता था, और बाद में जो है ना वो किसके अंदर में, वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आना लगा था। यहां तक हमको बात समझ में आ गई। तो मत्स्य के बारे में क्या महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि वर्तमान में जो चंबल है और जो सरस्वती नदी है, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो मत्स्य कहलाता था। यूं समझ लीजिए कि जो भरतपुर वाला क्षेत्र है और जो अलवर वाला क्षेत्र है, जो यूपी दिल्ली के थोड़ा सा टच होता है, उधर का एरिया जो है वो मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी क्या बताई, विराट नगर, क्योंकि मत्स्य क्या है, बहुत विराट है। ये बताया था मैंने। इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, बैरट के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले चेदी के अंडर में आया करती थी और बाद में ये मगध साम्राज्य का क्या बन गया था, अंग बन गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए शूरसेन की बात करता हूं। शूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा राजधानी को मैथुरा कहते थे। दोस्तों मैंने अभी बताया था शूरसेन यानी कि शूरवीर कहाँ रहते हैं, शूरवीर होते हैं कौन, श्री कृष्ण, और वो कहाँ रहते हैं, मथुरा। मथुरा का ही एक नाम जो है वो मैथुरा के नाम से भी इसको कहीं कहीं पर जाना गया है, लिखा गया है। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। ध्यान रखिएगा कि जो श्री कृष्ण थे वो भी इसी वंश यानी कि यादव वंश से ही थे। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से ही था। मैंने बताया था अभी आपको कि श्री कृष्ण का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, वो है इस मथुरा से, और मथुरा किसकी राजधानी थी, शूरसेन से। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। वासुदेव कौन थे, वासुदेव श्री कृष्ण के पिताजी थे। और श्री कृष्ण की माताजी का नाम क्या था, श्री कृष्ण की माताजी का नाम था दोस्तों देवकी। आपने यशोदा भी एक नाम सुना होगा। यशोदा मैया ने तो उन्हें पाला था, लेकिन उनकी जो माताजी थी जिन्होंने उनको जन्म दिया था, कंस की बहन देवकी। कंस कौन था, तो कंस श्री कृष्ण का मामा था। दोस्तों शिवी की बात कर लेते हैं। शिवी जनपद की राजधानी जो है ना, शिवी जनपद की जो राजधानी है वो शिवपुर थी, तथा राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। पाकिस्तान जो क्षेत्र है ना, उस पाकिस्तान में एक जगह शोरकोट, वहां से इसकी पहचान की जाती है। और कालांतर में दक्षिणी पंजाब की ये शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। पहले पंजाब में रहा करती थी और वर्तमान में ये राजस्थान के किस क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में इसका निवास स्थान बताया जाता है इस जाति का। और चित्तौड़ के पास में स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। बिल्कुल मेवाड़ का जो क्षेत्र है, चित्तौड़ और उसके आसपास का क्षेत्र, वो इसकी राजधानी मानी गई है। कि अनेक राज्यों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें शिवी जनपद का प्रसार पश्चिमी से लेकर दक्षिणी पूर्व तक होना ज्ञात होता है। दोस्तों देखिए क्या है कि मंदसौर नाम की जो जगह है, मंदसौर कहाँ पर आता है, मंदसौर आता है एमपी में, वहां तक इसका विस्तार क्षेत्र माना गया। वहां पर गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। गुहा लेख का मतलब क्या है कि जो गुफाएं वगैरह होती थी उनके ऊपर लेख उत्कीर्ण करवा दिए जाते थे, वही गुहा लेख के नाम से जाने जाते हैं। तो उनसे ही पता चलता है कि शिवी जनपद का जो प्रसार है ना दोस्तों, वो पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व तक माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये 4 जनपद के बारे में अभी हमने बात करी, ये राजस्थान के 4 जनपद थे। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं इसका जो दूसरा भाग पहले पार्ट का शुरू होता है, उसमें मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव और चालुक्य साम्राज्य की बात की गई है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात की गई है मौर्य वंश की। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, मौर्य
वंश की। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई महाजनपद था तो वो कौन सा था? मगध। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का रोल आता है, महत्वपूर्ण अगर किसी का नाम आता है तो वो कौन से वंश का आता है दोस्तों? वो आता है मौर्य वंश का। जी हाँ, मौर्य वंश का नाम यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। अगर मौर्य वंश की स्थापना की अगर मैं बात करूं, जी हाँ, मौर्य वंश की अगर हम क्या बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये जो मौर्य वंश है ना, तो ये मौर्य वंश क्या है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कि मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी शासक था जिसका नाम था घनानंद। ये नाम ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर 322 ईसा पूर्व भी लिखा होता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 326 ईसवी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा था जिसका नाम क्या था? घनानंद। वो नंद वंश का अंतिम शासक था। बहुत ही ज्यादा वो जो शासक था बहुत ही ज्यादा रूड था, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इसने क्या कर रखा था? उत्पात मचा रखा था। जनता बहुत परेशान थी इस घनानंद से। ध्यान रखिएगा, इसी समय में क्या हुआ कि सिकंदर जो था, है ना, उसने क्या करा था? भारत पर आक्रमण किया था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। ऐसा ही कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण में उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों क्या था, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर पहले नंद वंश का शासन हुआ करता था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद। अब हुआ ये, जैसे मैंने आपको कहा कि घनानंद जो है ना थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का था, जनता उससे परेशान थी और जो विदेशी आक्रमणकारी हुआ करते थे उनसे भी वो रक्षा नहीं कर पा रहा था। तो भारत को आवश्यकता थी, इस क्षेत्र को आवश्यकता थी एक विराट चक्रवर्ती सम्राट की। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक कहानी भी है, वो छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कौटिल्य है वो आचार्य हुआ करते थे। घनानंद ने उनका क्या कर दिया था? ऐसा कहा जाता है कि उनका अपमान कर दिया था और घनानंद ने कहा था कि तू तो एक साधारण शिक्षक है। तो श्री चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कि शिक्षक यदि कोई व्यक्ति है तो वो कभी भी साधारण नहीं हो सकता। तो वहां से जो ये कौटिल्य है, जिनको चाणक्य के नाम से भी और जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, 3 नाम है चाणक्य के नाम, ध्यान रखिएगा कि एक तो चाणक्य, एक विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य, है ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस घनानंद से कहा कि जब तक मैं तेरा जो है ना विनाश नहीं कर देता, जब तक पूरे तेरे वंश का विनाश नहीं कर देता, तब तक मैं अपने जो है ना ये चोटी वो रखा करते थे वो नहीं बांधने की उन्होंने क्या करी थी? प्रतिज्ञा ली थी। बाद में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक बालक मिलता है और वो बालक जो है उसे वो शिक्षा दीक्षा देते हैं, बहुत सारी जो है ज्ञान की बातें उसे बताते हैं और बाद में बड़ा होकर के वही बालक क्या बनता है? वही बालक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है, जिसने किस वंश की स्थापना करी थी? जिसने मौर्य वंश की स्थापना करी थी दोस्तों, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो कौटिल्य है ना, इन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की थी और उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? तो उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इनके समय में किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। कब की बात है? 326 ईस्वी की। आगे चलता हूं, आगे बात करते हैं किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना। 322, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर 322 भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। तो 322 से 298 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल माना जाता है। अपने गुरु चाणक्य जो है ना की सहायता से अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था? घनानंद। उस घनानंद की क्या कर दी थी? घनानंद को पराजित कर दिया था इन्होंने 25 वर्ष की आयु में और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हुआ ये कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में शुरुआत कर दी थी, स्थापना कर दी थी किसकी? मौर्य वंश की। और किसको मारा था? नंद वंश को मारा। नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या कर दी और उसके बाद में एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम रखा गया मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य।
उसके बाद दोस्तों 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये सेल्यूकस निकेटर जो है ना, इसको क्या कर दिया था, यहाँ पर पराजित कर दिया था। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानी बलूचिस्तान और सिंधु नदी को पश्चिमी क्षेत्रों से दे दिया गया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, एक यूनानी व्यक्ति था, एक शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसने क्या किया, उसने है ना चंद्रगुप्त के साथ में युद्ध किया। अब चंद्रगुप्त उस युद्ध में जीत गया। जीतने के बाद में उसने क्या किया, उनके बीच में हुई एक संधि, और संधि के दौरान क्या हुआ कि उसने है ना चंद्रगुप्त से 500 हाथी वगैरह ले लिए, और जो पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, यानी भारत का ये देखिए दोस्तों, ये जो भारत है ना हमारा, इस भारत का इधर वाला जो क्षेत्र है, भारत का ये जो इस तरफ वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का जो क्षेत्र आता है ना, इस वाले क्षेत्र में उसने अधिकार कर लिया था, ये वापस दे दिया। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जो है ना, उसका विवाह किससे कर दिया था, चंद्रगुप्त के साथ में कर दिया था। ध्यान रखिएगा, इसकी पुत्री का जो नाम था ना दोस्तों, वो क्या था, इसकी पुत्री का नाम था हेलेना, है ना। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रख लेना कि उसकी पुत्री का नाम क्या था, हेलेना। तो हेलेना के साथ में किसका विवाह हुआ, हेलेना के साथ में विवाह हुआ इस चंद्रगुप्त मौर्य का। और मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर यहाँ पर वो छोड़ करके चला गया था। मेगास्थनीज जो है ना दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा विद्वान था। इस मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी ना दोस्तों, उसका क्या नाम था, उसका नाम मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता रहा हूँ, उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। तो नाम ध्यान रखिएगा, इंडिका नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इंडिका नामक जो पुस्तक है ना, वो लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का क्षेत्र, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तो यहाँ पर बहुत सारा, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ना, बहुत सारा, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो इसमें आता था। काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर, और ये सारा क्षेत्र जो है ना, वो इस चंद्रगुप्त के अंडर में आया करता था। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुर्नानुरु के से विविध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। बाद में ध्यान रखिएगा, इसने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था, तो ध्यान रखिएगा कि इसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, एक जगह है कहाँ पर, मैसूर के पास में, वहाँ पर उपवास करके अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, श्रवण बेलगोला नाम की जो जगह है, मैसूर के यहाँ पर पड़ती है, वहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए थे। एक जैन धर्म में एक परंपरा होती है जिसे संथारा कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, संथारा कहा जाता है। इस संथारा, ये अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो मैं वापस लिख देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर है ना, एक क्या था दोस्तों, एक नाम ध्यान रखिएगा, क्या था, संथारा। तो संथारा जो विधि होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, इस संथारा विधि के अंतर्गत जो जैन धर्मावलंबी होते हैं वो क्या करते हैं कि उपवास रख करके, अपने अंतिम समय में व्रत रख करके प्राण जो है वो त्याग देते हैं। इसी प्रकार से इस संथारा विधि के द्वारा, जिसे संलेखना भी कहा जाता है, के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। कब त्यागे थे, 298 ईसा पूर्व में। तो अंतिम समय में इसने क्या किया, जैन धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों ये बात थी आज की कहानी की जो हमने अभी पढ़ी। इस भाग को और आगे लेकर के जाएंगे। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ये जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, ट्रिक्स आपको कैसी लगी, और निश्चित रूप से अगर आपने ट्रिक को फॉलो किया और जो समझाया गया उसे एक बार वापस इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो निश्चित रूप से ये पूरी कहानी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये कक्षा 10वीं के अलावा जो विद्यार्थी रीट या एसएससी या रेलवे या फिर कोई और भी परीक्षाएं दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये वाला पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।